बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूँ हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान में पाकिस्तान के बाहर देखने का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज़्म और आपकी दुआओं को बहुत शुक्रिया और ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। जैसे मैं बार-बार कहता हूँ, आपकी मदद के बगैर मैं ये नहीं काम कर सकता था। और अगर आप जो नए देखने वाले हैं वो पेट्रन बनना चाहते हैं, इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उसको क्लिक करें, आपको पेट्रन बनने का तरीका पता चलेगा। बहुत शुक्रिया। आज बहुत अहम बातें करनी है। एक अमेरिका से जुड़ी हुई है और बाकी पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। इसमें मैंने दावत दी है जनाब नन अदर दैन द ग्रेट डॉक्टर ज़फ़र पकी साहब। पकी साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम सर। अस्सलाम वालेकुम हैदर और आपके नाज़रीन को भी मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। सर, थोड़ी इब्तदा करते हैं अमेरिका से, जहाँ पर एक बहुत ग्राउंड स्वेल पब्लिक ओपिनियन जो है इज़राइल की जारियत के खिलाफ बन चुका है। एक मैं पोल पढ़ रहा था कि 67% अमेरिकन जो हैं वो इज़राइल की मौजूदा जो वो हरकत है उसके सख्त खिलाफ, 67% उनके अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की पॉपुलैरिटी पोल नहीं होती जो कि ये पोल है। और आपको पता है अमेरिकन पोल्स बड़े रीजनेबली ऑथेंटिक होते हैं, प्लस माइनस उनका 5% का होता है। उसी इस सिमरे में एक बहुत प्रो ज़ायनिस्ट, प्रो इज़राइली रैली हुई इन रिस्पॉन्स टू जो पिछले हफ्ते एक बहुत ज़बरदस्त प्रो पैलेस्टीनियन रैली हुई थी कैपिटल में। उसमें एक खातून है, मुझे अब पता चला ये कुतुबुद्दीन अज़ीज़ की बेटी हैं, जो कि ज़िया के ज़माने में बहुत उनके मरून मिन्नत थे। लोग उनको कहते हैं जी बड़े ज़बरदस्त ऑथर थे फलाना। मैं कभी उनकी वैसे आई वाज़ नेवर इम्प्रेस्ड विद दैट मैन। लंदन में ये प्रेस इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी रहे हैं, फलाना रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या रहे हैं। सुना है किसी ने मुझे कहा कि इकबाल कासिम की जो जो बीवी है वो भी कुतुबुद्दीन अज़ीज़ की बेटी है जो क्रिकेटर है। तो ये अनीला अजीज इजराइल भी गई नसीम अशरफ के साथ, अहमद कुरैशी के साथ। अब ये इसने इतनी बेहुदा तकरीर की, इसके मुतालिक आपका क्या, ये कौन, हु इज पुटिंग हर फॉरवर्ड सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, इस किस्म के लोग तो अनफॉर्चुनेटली हमें मिलते रहेंगे। पहली बात तो ये है कि ये जो वॉशिंगटन डीसी में इसराइल के फेवर में जो रैली हुई है, ये बाकायदा तौर पर ये बात रिपोर्ट हो चुकी है कि जो लोग रैली में शामिल हुए थे उनको बाकायदा 250 अमेरिकन डॉलर दिए गए हर एक को। ये यानी जिस तरह के किराए के टैटू पाकिस्तान में जो नून लीग वाले करते हैं, यही हरकत उन्होंने अमेरिका में की क्योंकि उनको लोग नहीं मिल रहे थे। और उससे पहले जैसे आपने फरमाया कि 4 नवंबर को जो वॉशिंगटन डीसी में प्रो पैलेस्टाइन रैली हुई थी, वो वॉशिंगटन डीसी की हिस्ट्री में सबसे बड़ी रैली थी और वो उस दिन सारी दुनिया में रैलीज़ हुई थी। यहाँ टोरंटो में भी 100,000 के करीब के लोग निकले थे उसी दिन रैली में। ओटावा में, मॉन्ट्रियल में और अमेरिका में बहुत सारी सिटीज़ में। तो ये जो जिस खातून का आपने ज़िक्र किया अनीला अली, ये दरअसल ये पाकिस्तान में एक या पाकिस्तानियों की एक लॉबी क्रिएट की जा रही है जो इस बात की तरफ पाकिस्तानियों को माइल करें कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे। मैं आपके साथ कुछ ज़ाती इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। 2018 में कुछ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने मुझसे भी राब्ता कायम किया और मुझसे पूछा कि भई अगर पाकिस्तान इसराइल के साथ डिप्लोमैटिक ताल्लुकात एस्टेब्लिश कर ले तो मेरी क्या राय है? मैंने कहा भई आप क्यों करना चाहते हैं? आप इसमें फ़ायदा क्या है आपके लिए? तो वो उन्होंने कहा कि जी देखिए ना इंडिया के वहाँ पर ताल्लुकात हैं और हमारे कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसलिए हमारे रिप मैंने कहा भई देखिए बात ये है कि ये आर्गुमेंट ही फ्लॉड है कि आप वहाँ पर जाएँगे, आपके ताल्लुकात होंगे तो आप द इंडिया इंडिया को जहाँ किसी तरीके से इंडिया के इंटरेस्ट को अंडरमाइन करेंगे या अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करेंगे। मैंने कहा आपके और इज़राइल की क्या चीज़ें मुश्तरक हैं आपकी? दूसरी बात ये है कि ये आप जो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी लेकिन देखिए ना इंडिया तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, हमने इंडिया के साथ ताल्लुकात रखे हुए हैं। मैंने कहा देखिए फ़र्क उसमें बुनियादी तौर पर ये है कि अगर इंडिया में आपकी डिप्लोमैटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, तो आप कश्मीरी जो लीडर्स हैं उनके साथ आपका राब्ता नहीं होगा। और आपके लिए अगर कश्मीर एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, तो फिर आपको ये रखना पड़ेगा। खैर वो खामोश हो गए। फिर उसके 1 सर, साल बाद मुझे एक कुछ एक और सवाल एक सवाल पूछूं सर? ज़रूर नाम बता सकते हैं किन लोगों ने आपसे राब्ता किया था, अगर याद हो आपको? फॉरेन ऑफिस के लोग थे। हम्म। जी, और मैं दूसरी जो बात से अर्ज़ करना चाहता हूँ, दूसरे 2019 में यही सवाल मुझसे दोबारा उठाया गया।
अच्छा, मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखिए बात ये है कि अगर पहले तो आप मुझे ये बताएँ कि आप लोग कश्मीर के मामले में सिंसियर हैं या नहीं? उन्होंने कहा हाँ, हाँ, बिल्कुल हम सीरियस हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि जी देखिए उन्होंने उन्होंने भी कहा कि जी हमें चाहिए कि हम इस्राइल के साथ हमारे ताल्लुकात होने चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भई देखिए अगर आपने इस्राइल को तस्लीम कर लिया, वो फ़लस्तीनियों के ज़मीन पर काबिज़ है, तो फिर आप किस तरह इंडिया के खिलाफ ये आर्गुमेंट पेश कर सकते हैं कि वो कश्मीर पर इल्लेजिटिमेटली या इल्लीगली उस पर काबिज है। यानी ये ज़ाहिर है कि उन्होंने जवाब तो नहीं दिया, लेकिन मुझे फिर उससे अंदाज़ा हुआ और कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुझसे मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये लोग इस मामले में सीरियस नहीं हैं, कश्मीर के मामले में। हालाँकि मैंने फ़ॉरेन ऑफ़िस के लोगों से पूछा, आर्मी के भी कुछ लोगों से पूछा, ये मुख्तलिफ मौक़े पर कि भई आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग कश्मीर के मामले में सीरियस हैं या नहीं हैं? उन्होंने कहा हाँ, हम बिल्कुल जहाँ तक फ़ॉरेन ऑफ़िस और मिलिट्री का ताल्लुक है, हम 100% सीरियस हैं और हम चाहते हैं। तो फिर मैंने उनको एक प्रपोज़ल पेश किया, मैंने कहा देखिए मैं आपके लिए एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल सेटअप कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने दुनिया के टॉप के जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉयर्स हैं, मैं नाम आपको गिनकर बताता हूँ। मसलन यहाँ कनाडा का जो है प्रोफेसर माइकल लिंक, वो इंटरनेशनल लॉ का प्रोफेसर है गुएल्फ यूनिवर्सिटी में। अ, अप्रैल 2022 तक वो स्पेशल यूएन का स्पेशल rapporteur था फॉर पैलेस्टाइन। उससे मैंने बात की। मैंने जस्टिस जॉन डूगार्ड से, जो साउथ अफ्रीकन जस्टिस है, उससे बात की। बाकायदा इन लोगों से मैंने बात की, डिस्कशंस हुए उनके साथ। उसके क्या कहते हैं, रसल ट्राइब्यूनल के लोगों से मैंने बात की। उसके बाद आयरलैंड की एक ज़बरदस्त लॉयर है डॉक्टर सूज़न जॉर्ज, उससे मैंने बात की। फ़लस्तीन का जो है जोनाथन कताब, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, इन सबको मिलाकर मैंने इनसे बातचीत की। हमने बाकायदा एक प्रपोज़ल बनाया। वो मैंने पाकिस्तान फ़ॉरेन ऑफ़िस को भेजा। मैंने उनको कहा कि मैं एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल सेटअप करना चाहता हूँ। ये लोग तैयार हैं हमारे साथ मिलने के लिए। आपसे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चीज़ माँगता हूँ कि आप हमें कश्मीरी विटनेसेस प्रोवाइड करें इस ट्राइब्यूनल के लिए। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। और मैंने उनको प्रपोज़ल दिया, मैंने कहा ये ट्राइब्यूनल हम कनाडा में भी कर सकते हैं, इंग्लैंड में भी कर सकते हैं, साउथ अफ्रीका में भी कर सकते हैं, मलेशिया में भी, जहाँ आप चाहें। हमारे पास ये सारे जो है ना, सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं आपसे अर्ज़ कर दूँ, फ़ॉरेन ऑफ़िस के लोग जिनसे मैंने बात की बड़े एक्साइटेड हुए, लेकिन चंद हफ्तों के बाद उनका जवाब आया कि नहीं जी, ये मुनासिब नहीं है इस वक़्त, क्योंकि हमारे लिए मुश्किलात पैदा हो जाएँगी। और मुझे 100% यकीन है कि इस चीज़ को मिलिट्री ने और ख़ास तौर पर बाजवा ने सैबोटाज किया था। मुझे हुँ, 100% यकीन है, क्योंकि हुँ, उसी हुँ, दौरान में ये लोग लगे हुए थे इंडिया से अपने वो ताल्लुकात बढ़ाने के लिए। तो वो अगर हुँ। सपोज़ हम इस किस्म का ट्राइब्यूनल अगर एस्टेब्लिश करते, इंटरनेशनल जजेस होते, इंटरनेशनल लॉयर्स होते, इंडिया को वॉर क्राइम्स के लिए वहाँ पर वो खड़ा करते। तो इनकी जो गेम चल रही थी बिहाइंड द सीन्स, वो सब वो गिर जाती। तो ये चीज़ें तो मैं आपको ज़ाती उससे बता सकता हूँ, तो मुझे उस वक़्त से अंदाज़ा हो गया। अब ये लोग क्या करते हैं जी, 5 फरवरी को यौम यकजहती, 5 अगस्त को जनाब इंडिया के खिलाफ मुज़ाहरे करो, तकरीरें करो कि जनाब उन्होंने कश्मीर को जनाब इल्लीगली हड़प कर लिया है। फिर 27 अक्टूबर को यौम सियाह बनाओ, बस दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। ये ज़बानी जमा खर्च, यानी आपके इल्म में होगा कि मैं 30-32 साल से कश्मीर के मामले में इन्वॉल्व रहा हूँ, हालाँकि मैं कश्मीर से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं कश्मीर के कॉज़ को सपोर्ट करता रहा हूँ, जैसे मैं फ़लस्तीन के कॉज़ को सपोर्ट करता रहा हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इन्होंने कश्मीर को बेच दिया है इंडिया के हाथों। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि ये इंडिया के साथ ना लड़ना चाहते हैं, ना लड़ने की इनमें कोई सकत है, और ये अवाम को खामखा अनफॉर्चुनेटली बेवकूफ़ बना रहे हैं। सर, ये आपने जो आखिरी कहा ये तो ख़ैर बहुत ही अंदर की आपने बात बताई है और ये 2018-19 ये बिल्कुल सर बाजवा का ये ताल्लुक था और उसी ने ये सैबोटाज कराया है। बहुत उसने कोशिश की इमरान को मनाने के लिए, वो बिल्कुल नहीं माना और उसने तो फिर पब्लिकली जाके कह दिया, तो इन्होंने फ़ैसला कर लिया कि इस आदमी को निकालें। मेरे पास सर एक बहुत ही एक थिंक टैंक के अंदर को बड़े सीनियर लोगों ने, जिसके अंदर चंद फौजी रिटायर्ड अफसर हैं और मैं थिंक टैंक का नाम भी नहीं ले सकता और कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने एक कलेक्टिवली एक मुझे डॉक्यूमेंट भेजा जो मुझे कल मिला। उस डॉक्यूमेंट में ये बड़े सीरियस लोग हैं उन्होंने भेजा, एक आदमी ने
बट वो निचोड़ था, उन्होंने कहा कि जी वी आर कन्विंस्ड कि पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है हुकूमती तरीके से। इस्तेमाल वो कर रहे हैं फ़ौज को, अमेरिका की बहुत उसके ऊपर प्रेशर है, अफ़वाज पाकिस्तान के ऊपर। आसिम उसका हिस्सा है। शुरुआत इसकी बाजवा से हुई थी। बाजवा का प्लान था कि किसी तरीके से हिंदू कश्मीर को बंद कर दें, इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर लें। जो आप बातें अब कर रहे हैं सामने, ये सब जुड़ रही हैं डॉट्स। तीसरी बात उन्होंने जो सबसे खतरनाक की, उन्होंने कहा कि जी नवाज़ शरीफ को लाने का वाहिद मकसद ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करके, कश्मीर को मसले को छोड़ के, फ़लस्तीन को रिकॉग्नाइज़ करके और आपके जो न्यूक्लियर असासे हैं, उनको ख़त्म करके। ये हमारी कंसिडर्ड ओपिनियन है, व्यू है, हमारे पास खबरें हैं, हम कन्विंस्ड हैं। आसिम जो है बहुत ही बेवकूफ़ आदमी, चालाक है लेकिन इंटेलेक्चुअली इंफीरियर है। वो टैक्टिकल आदमी है और वो इनके साथ है। उसके उसको कहा है कि तुम पीछे रहो और रिफ़ॉर्म करो और जो तुम कहोगे हम करेंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकेगा और नतीजा ये होगा जब वो फ़ेल हो जाएगा तो वो वही करेगा जो बाकी सारे जर्नैल करते हैं कि दबा के करप्शन करेगा और पैसे कमाएगा। ये सर इतना डेंजरस एक ये मेरे पास डॉक्यूमेंट आया है कि मैं इसको पढ़ के मुझे रात एक्चुअली नींद नहीं आई। व्हाट डू यू से अबाउट दिस सर? जी, देखिए ना, ये सारी अब जो जो डॉट्स हैं ना, वो अब कनेक्ट होते चले जा रहे हैं। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि बाजवा ने एक एक मर्तबा वो जो इंडिया से एक डेलीगेशन आया था पाकिस्तान, सिखों का भी और उसमें कुछ इंडियंस भी थे। उसमें बाजवा ने बाकायदा ये बयान दिया था कि जी हम इंडिया के साथ ताल्लुकात इम्प्रूव करना चाहते हैं, और ये हमने जो देखा उसके बाद ये जो फ़रवरी 2019 में जो इंडियन एयरक्राफ्ट को उन्होंने एयरफ़ोर्स के प्लेन को मार गिराया था और अभिनंदन को उन्होंने पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था। तो ये बाजवा साहब के कहने पर उन्होंने कहा जी फ़ौरन इसको रिलीज़ करो वरना इंडिया हम पर अटैक करने वाला है। यानी ये बिल्कुल गलत बात थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, लेकिन ये कि वो इतना ज़्यादा इससे खौफ़ज़दा था, मुझे तो लगता है कि बाजवा को एयर फ़ोर्स पे भी बहुत गुस्सा आया होगा कि उन्होंने क्यों गिराया उस जहाज़ को। हालाँकि एयर फ़ोर्स के तो फाइटर्स ने, एयर फ़ोर्स ने तो अपनी ज़िम्मेदारी निभाई जो जो उन्होंने करनी थी। लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली बाजवा का ये प्लान मुकम्मल तौर पर, और जैसे आपने फरमाया कि नवाज़ शरीफ को लाने का मकसद ही यही है, क्योंकि नवाज़ शरीफ तो जब प्राइम मिनिस्टर था, आपको याद होगा कि मोदी एक मर्तबा बगैर यानी किसी अनाउंसमेंट के फ़ौरन पहुँच आया था, क्योंकि नवाज़ शरीफ की पता नहीं किसकी शादी हो रही थी वहाँ पर, तो वो जनाब मोदी साहब भी चले आए, अजीत डोभाल भी उसके साथ थे, ये सब जो डाकू लुटेरे इंडिया के सब चले आ रहे पाकिस्तान में। तो नवाज़ शरीफ की तो पॉलिसी और तो वही यही है, क्या कहते हैं, उसका मिशन ही यही है कि किसी तरीके से ये इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर दें ताकि वो अपने ट्रेड और अपनी चीज़ें करें। हालाँकि उससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं होना। इंडिया की इकोनॉमी इतनी बड़ी है, पाकिस्तान बेसिकली एक डंपिंग ग्राउंड होगा इंडियन गुड्स के लिए, और ये अमेरिका भी की भी पॉलिसी है कि वो पाकिस्तान को इंडिया के तहत लेके आए, क्योंकि वो अमेरिका चाइना को कन्फ्रंट करना चाहता है और उसमें जो है वो पाकिस्तान को भी इंडिया के तहत लाकर एक बड़ा ग्रुप यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहता है ताकि चाइना के रास्ते वो बंद कर सके। तो ये गेम खेली जा रही है और अनफॉर्चुनेटली इसमें पाकिस्तान जो है वो अपनी सारी सारी चीज़ें जो है वो गँवा रहा है। कोई भी एसेट्स अपने यानी इसराइल को तस्लीम करना, इंडिया के जो है डोमिनेंस को एक्सेप्ट करना, अपने न्यूक्लियर एसेट्स को ख़त्म करना। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के रहमो-करम पर रह जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये रियलिटी जो है बहुत ग्रिम रियलिटी है और इस पर पाकिस्तानियों को सीरियसली सोचना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जैसे आपने फरमाया, आसिम मुनीर जो है वो कोई ब्रिलियंट आदमी तो नहीं है, ना कोई स्ट्रैटेजिक थिंकर है। वो सिर्फ टैक्टिकली सोच सकता है, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए वो चीज़ें कर सकता है, लेकिन उससे मुल्क आप नहीं चला सकते। ये आपको कोई स्ट्रैटेजिक थिंकिंग चाहिए कि आप आगे कैसे बढ़ें, आपका फ्यूचर विज़न क्या है? आप अपने मुल्क को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं? तो ये हमारी जो सिचुएशन है बहुत ही परेशान कुन है, और जैसे आपने फरमाया कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है,
یہ اسی بات کی تائید کرتے ہیں جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مجھے خود بھی اس بات پر میرا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہوں، ہوں، یہ لوگ کشمیر کے معاملے میں بالکل نہ صرف سیریس نہیں ہے بلکہ انہوں ہوں، نے کشمیر سے اپنے ہاتھ دھو لیے ہیں، وہ ہوں۔ کسی خیر کی توقع ہمیں ان سے نہیں کرنی چاہیے۔ سر یہ 3 ڈاٹس کنیکٹ کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ را کے کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے پاکستان میں، وہ کشمیری جو جہادی ایکٹیوسٹ تھے وہ پاکستان میں ان کو اسیسینیٹ کیا جا رہا ہے، کراچی میں، لاہور میں، جو خالستانی سپورٹڈ سکھ تھے ان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ را خود اپنے اہلکاروں سے کروا رہی ہے پاکستان میں جس طرح انہوں نے کینیڈا میں کروایا، یا ان کے ساتھ آئی ایس آئی بھی ملی ہوئی ہے اور یہ دونوں مل کر ان کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں کہ ادھر سے یہ بھی ساری چیزیں ختم کر دی جائیں۔ ایک تو یہ دوسرا، سر سجن جندال جب آیا تھا نواز شریف کو ملنے، جب وہ وزیر اعظم تھا، سجن جندال کے پاس ایک لیٹر تھا ابھی نندن کے بہاف پر ڈرافٹڈ تھا کہ جی میرا کیس جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے کے جائے، بیکاز جب تک بندہ خود سائن نہیں کرتا وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے وہ خط۔ سر ابھی نندن اتنی سیریس سیکیورٹی کے انڈر فوج کی تحویل میں تھا، وہ اس تک پہنچایا گیا، اس نے اس پر دستخط کیے، جعلی دستخط تو کروا نہیں سکتے تھے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، وہ دستخط کر کے واپس آیا اور وہ واپس جناب جو ہے خط جندال تک پہنچایا گئے، اور اس کے تھرو یہ جو ہے پھر انڈیا نے ابھی نندن کا کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں کیا۔ یہ اگر آپ سارے دیکھیں تو نواز شریف کا رول، افواج پاکستان کا رول، باجوہ کا رول، عاصم کا رول، اگر ساری طاقت بندوق کے نالی سے آ رہی ہے تو ایک ادارہ جس کے پاس ایک مورل اتھارٹی ہوتی ہے اور ایک قانونی اور آئینی اتھارٹی بھی ہوتی ہے وہ ہے عدلیہ۔ اگر عدلیہ بھی بک گئی یا ڈر گئی یا کمپرومائز ہو گئی تو پھر تو سر نظام رہا ہی نہیں نا کوئی، تو پھر کون سا نیب، کون سی احتساب عدالت، کون سا سپریم کورٹ، کون سا ہائی کورٹ، کون سا سیشن کورٹ، کون سا کیا سر؟ جی بالکل، میرا خیال ہے کہ شاید آپ ابھی نندن کا نہیں بلکہ وہ دوسرا جو انڈین اسپائی ہے جو اس وقت پاکستان کے قبضے میں ہے اس کا شاید ذکر کر رہے ہیں، جو کہ جس کو پاکستان نے بلوچستان میں پکڑا تھا، وہ جو نیوی کا ان کا آفیسر ہے، جو کہ جی ایران جی 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 سر، سوری ایران کی طرف، کیونکہ ابھی نندن کو تو چند دن کے بعد ہی نہیں انہوں نے سر ابھی نندن کی بات نہیں کر رہا میں، وہ نیول آفیسر جو ان کا کمانڈر تھا، میں صحیح، سوری میں اس کا نام ہاں بھول گیا ہوں، جی جی اس کی بات کر رہا ہوں۔ جی جی جی، تھینک یو فار دا بالکل، کریکشن۔ جی تو یہ جو ہے یہ یعنی ظاہر ہے کہ وہ آرمی کے کنٹرول میں تھا، تو اس کے پاس اگر یہ خط پہنچایا گیا ہے، ظاہر ہے کہ آرمی اس میں ملوث تھی اور انہوں نے یہ فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو یہ تو ملک سے سراسر غداری ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آرمی کے ٹائٹ کنٹرول میں ایک بندہ ہو اور جناب اس کے پاس ایک خط پہنچایا جائے اور اس کو اس خط پہ سگنیچر کروایا جائے اور پھر جو ہے نا وہ خط واپس جائے۔ تو دیٹ مینس کہ ہماری آرمی جو ہے انفارچونیٹلی جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ مکمل طور پر کمپرومائز ہو چکی ہے، وہ انڈیا کے کنٹرول میں جا چکی ہے اور انڈیا ان سے جو کچھ کروانا چاہتا ہے وہ کرواتے پھر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک سچویشن ہے اور اس پر پاکستانیوں کو سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کو یہ لوگ کس طرف لے کے جا رہے ہیں، کیوں تباہ کر رہے ہیں پاکستان کو، اور پاکستان کی کیا حیثیت رہ گئی ہے۔ مطلب کہ اب یہ جو او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا، سر وہ یاد آ گیا، کلبھوشن یادو، سوری گلبشن کلبھوشن یادو، یادو۔ بالکل بالکل ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی، یعنی دیکھیے نا، وہ تو یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ پاکستان میں اسپائنگ کر رہا تھا اور وہ ایک سرونگ نیول آفیسر تھا۔ یعنی یہ سچویشن ہے کہ اس کو بچانے کے لیے یہ پاکستان کی آرمی جو ہے تگ و دو کر رہی ہے، اتنی ان کی سیخ پا ہو رہی ہے، اتنی پریشانی ان کو ہو رہی ہے، اور اس کے برعکس ایک پاکستان کا الیکٹڈ پرائم منسٹر جو کہ بہت پاپولر ہے عوام میں، جس نے پاکستان کی خدمت کی، پاکستان کو کہاں سے کہاں تک وہ لے کے گیا، پاکستان کے وقار کو بڑھایا۔ عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں، اس بیچارے کو اب جیل میں ڈالا ہوا ہے، سینکڑوں کیسز اس پر کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے ایک عجیب سی سچویشن ہے کہ جو پاکستان کے دشمن ہیں اس میں
नवाज़ शरीफ को भी समझता हूँ कि वो भी पाकिस्तान का दुश्मन है, वो कोई पाकिस्तान का खैर ख़्वाह नहीं है। बिल्कुल भी 30 नहीं। साल हाँ, इन लानती लोगों ने पाकिस्तान पर हुकूमत किया, पंजाब पर हुकूमत किया और पाकिस्तान का जो हशर कर रखा है इन्होंने। और वो इंडिया के साथ अपने वो ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं। यानी हुँ। एक तरफ तो कहते हैं कि जी इंडिया हमारा दुश्मन है, लेकिन दूसरी तरफ आप उनसे अपने पेंगे ब ब बढ़ा रहे हैं, ताल्लुकात बढ़ा रहे हैं, तिजारत करना चाहते हैं, मुल्क को बेचना चाहते हैं उनके हाथों। यानी ये जो है सिचुएशन ये अनफॉर्च्यूनेटली इतनी अजीब-ओ-गरीब किस्म की है, इतनी यानी ये जो चीज़ें अब उभर कर सामने आ रही हैं, उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान पर कब्ज़ा किया हुआ है और सर, उनके जो पाकिस्तान के दुश्मनों को पाकिस्तान पर कब्ज़ा करवाया है हमारे उसी इदारे ने, जिसने कसम खाई थी पाकिस्तान का दिफ़ा करने के लिए, अफ़वाज पाकिस्तान और उसके आर्मी चीफ़। आप इस पर देखें सर, ये हम कहाँ जाएँ जब कोई निज़ाम ही नहीं रहा। और आपकी जो फौज, जिसके पास हथियार हैं, ताकत है, जिसको हमने पेट काट कर उसको पैसे दिए कि वो अपनी वर्दियाँ खरीदे, अपने बटन खरीदे, अपने घर के चूल्हे जलाए, अपने बच्चों की परवरिश करे, अपने घरों पे खाना खाए, वो अगर गद्दार हो जाए, मतलब आप में लोग कहते हैं जी आप पूरी फौज को गद्दार क्यों कहते हैं? और मैं कहता हूँ यार ये फौज ही तो ताकत देती है बाजवे को, जिस तरह बाजवे ने किया। इस फौज ने ही तो ताकत दे रही है आसिम मुनीर को जो ये कर रही है। तो मैं कहाँ देखूँ? मैं जजेस की तरफ देखूँ? मैं फ़ाइज़ ईसा की तरफ देखूँ? मैं आमिर फ़ारूक की तरफ देखूँ? मैं अबुल हसनात ज़ुल्करनैन हसनात की तरफ देखूँ? मैं हुमायूं दिलावर की तरफ, हम किसकी तरफ देखें सर फिर? बिल्कुल, देखिए ना जब एक पाकिस्तान का जो एक सबसे मज़बूत इदारा है, वो मज़बूत इसलिए है कि उनके पास बंदूकें हैं और टैंक्स हैं। वो अगर हर एक चीज़ पर काबिज़ हो गए और पॉलिटिकली उन्होंने हर चीज़ को तहस-नहस कर दिया, तो अवाम के सामने सिर्फ़ एक ही इदारा रह जाता है, जो है जुडिशरी। और अगर जुडिशरी भी टोटली आर्मी के ही कंट्रोल में चली जाए, उसको भी करप्ट कर दिया जाए, जजेस को करप्ट कर दिया जाए, तो अवाम के पास क्या चारा रह जाता है? कुछ भी नहीं। यानी वो किधर जाएँ? क्या करें? अवाम किससे इंसाफ माँगे? तो इस वक़्त जो है ना, जो सिचुएशन हो गई है पाकिस्तान में, वहाँ पर हर एक इदारा तबाह-बर्बाद कर दिया गया है। और हुँ, जब तक ये हालात इस इन हालात को अवाम सही तरीके से समझेंगे नहीं, इसके खिलाफ उठकर जिद्दोजहद नहीं करेंगे, अनफॉर्च्यूनेटली मुझे पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत तारीक नज़र आ रहा है और अल्लाह ना करे लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली ये रियलिटी है। हमें हुँ, इसका सामना हमें करना पड़ेगा। और ये हमें जुडिशरी से भी अब अनफॉर्च्यूनेटली कोई उम्मीद नहीं रही है कि वो कोई जस्टिस डिलीवर करेंगे, क्योंकि जिस किस्म की हरकतें ये कर रहे हैं जजेस, माँ सिवाय चंद जजेस के बाकी तो सब बिकाऊ माल हैं। हुँ, सब कुछ मतलब कि जो कुछ उनको कोई कर्नल या कोई ब्रिगेडियर उनको ऑर्डर देता है उसी पे वो अमल करते हैं। तो जस्टिस कहाँ रहा इस मुल्क में? इंसाफ हुँ। कहाँ रहा इस मुल्क में? सर ये वो मुल्क को तबाह कर रहे हैं। सर बिल्कुल जस्टिस नहीं रहा, कोई निज़ाम नहीं रहा, अगर आइन नहीं है तो फिर इसका मतलब है कि ये लॉ ऑफ द जंगल है और इसके बाद अगर लॉ ऑफ द जंगल है तो फिर हर इंसान को हक हासिल है कि अगर ये एक जंगल का कानून है तो जंगल के कानून में माइट इज़ राइट, तो फिर मैं भी ताकत इस्तेमाल करूँगा अपने आप को बचाने के लिए और इस मुल्क को बचाने के लिए। मैं तो पाकिस्तान अफ़वाज के गयूर अगर अब हैं कोई जवान और एनसीओ, जेसीओ और ऐसे अफ़सर जो मुहिब वतन हैं, जिनको पाकिस्तान से जान, दिल और जान से मोहब्बत है, मैं तो उनकी तरफ देखता हूँ कि यार आप किस तरह अपने आप को इस्तेमाल होने दे रहे हैं कि पाकिस्तान के आपका आर्मी चीफ़ ने आपको बेच दिया है, एक गद्दार नुमा सियासतदान को आपके ऊपर ला के बैठाना चाहता है। हिंदुस्तान की आपको वो हेजेमनी आप कबूल करने के लिए तैयार हैं और आप कश्मीर को भूल जाएँ, आप असासे अपने भूल जाएँ, आप इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर लें, आप लंबे लेट जाएँ, उल्टा लेट जाएँ बस। तो सर इस पे बस आखिरी आपका जुमला फिर इसको ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह, फिर अगली नशिस्त में दूसरी बातें करेंगे जुडिशरी की। कि देखिए ना जब तक अगर आर्मी ने हर एक चीज़ पर कंट्रोल कर किया हुआ है जैसे कि हकीकत है और जुडिशरी को भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर करप्ट कर लिया है, तो ये मुल्क जो है या कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है या डरा-धमका दिया है, ये बिल्कुल, भी है। तो ये मुल्क जो है टोटली एनर्की की तरफ जा रहा है। फिर इसका बचना खुदा ना करे लेकिन ये कि इसका बचना नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि देखिए जिन चीज़ों पर लोगों का सहारा है या लोग जिन इदारों से उम्मीद रखते हैं, अगर वो इदारे अपना काम पूरा नहीं कर रहे, तो अनफॉर्च्यूनेटली वो सिचुएशन आगे नहीं बढ़ सकती।
تو یہ بہت ہی پریشان کن سچویشن ہے، ریگریٹیبلی یہ ایک نیگیٹو وہ ہے، حالات ہیں، لیکن یہ کہ یہ ریالٹی ہے، تو مطلب کہ ہوں، اس ریالٹی کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے ہوں۔ لیے ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس ریالٹی کو ہم کیسے کنفرنٹ کریں اور کیسے تبدیل کریں، اور سر اس کے اس لیے ظاہر ریالٹی ہے کہ جی، اس وقت جو ہے انتخابات کے علاوہ، اور وہ بھی صاف اور شفاف انتخابات، جس میں پی ٹی آئی اور عمران خان کو پارٹیسپیٹ کرنے کی مکمل آزادی ہونی چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوگی تو یہ جو سچویشن ہے، یہ پولیٹیکل سچویشن اسی طرح کے ٹرموائل رہے گا، اکنامک سچویشن نہیں بدلے گی، اور ملک تباہی کی طرف جائے گا۔ بالکل صحیح سر فرمایا آپ نے۔ اگر الیکشن انہوں نے اس طریقے سے نہیں کرائے تو سر پھر جو ہے نا صرف افواج پاکستان کے اندر جو محب وطن غیور افسر جوان این سی او جے سی اوز ہیں ان کی طرف آدمی دیکھتا ہے اور عوام کی طرف دیکھتا ہے کہ پھر وہ خود فیصلہ کرے انہوں نے اس ملک کو کیسے بچانا ہے۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے سر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کے اہل عیال کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، جو بیچارے قید میں ہیں، مصیبتوں میں ہیں، خاص طور پر ہماری خواتین اور بیچارے جو بہت ہی مجبور لوگ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کرے، عمران خان کی مشکلیں آسان کرے، اور جو بیچارے شہید ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ مجھے اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ وعلیکم السلام علیکم۔